नमस्कार, मैं डॉक्टर रंजना शर्मा, राजस्थान शिक्षा महाविद्यालय ब्रह्मपुरी जयपुर। आज हम इस वीडियो में बीएड प्रथम वर्ष के तृतीय प्रश्न पत्र अधिगम एवं शिक्षण की यूनिट सेकंड के टॉपिक कक्षागत अनुदेशनात्मक रणनीतियों को डिस्कस करेंगे। कक्षागत अनुदेशनात्मक रणनीतियों को समझने से पहले हम इसका अनुदेशनात्मक शब्द है इसको समझने का पहले प्रयास करते हैं। यहाँ अनुदेशन को सामान्य रूप से सूचना देना या आज्ञा देना कहा जाता है या इस रूप में इसे समझा जाता है, क्योंकि अनुदेशन का जो अंग्रेजी शब्द है इंस्ट्रक्शन, ये अपने आप में एक तरह से निर्देश देना या सूचना देना के रूप में जाना जाता है। दूसरे शब्दों में एक पूर्व नियोजित शैक्षिक प्रक्रिया जिसमें विद्यार्थी के वातावरण को इस प्रकार नियंत्रित किया जाता है कि विशिष्ट परिस्थितियों में वह इच्छित व्यवहार को प्रदर्शित कर सके। इसको इस रूप में अनुदेशन को जो परिभाषित किया गया है और वहाँ ये कहा गया है कि शैक्षिक प्रक्रिया किस प्रकार की हो, पूर्व नियोजित हो और वातावरण विद्यार्थियों को नियंत्रित दिया जाना चाहिए। नियंत्रित कैसा? जो पूर्व नियोजित हो और उस नियंत्रित विशिष्ट परिस्थितियों में बालक ऐसा इच्छित व्यवहार करे जैसा कि शिक्षक ने चाहा था। जहाँ हम शिक्षण की सामान्य परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं या शिक्षण के दौरान हम शिक्षण को परिभाषित करते हैं, तब भी हम यही चीज देखते हैं कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक विद्यार्थी शिक्षक की सहायता से अपने व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाता है। तो यहाँ पर भी बात वांछित परिवर्तन की ही की गई है, किंतु यहाँ पर परिस्थितियां पूर्व नियोजित होती हैं, विशिष्ट होती हैं, नियंत्रित होती है और उस नियंत्रित वातावरण में विद्यार्थी से इच्छित व्यवहार करवाया जाता है। अब हम लेते हैं अनुदेशनात्मक रणनीतियां। अनुदेशनात्मक रणनीतियां क्या होती हैं, स्ट्रेटजीज क्या होती हैं? यह शिक्षण अधिगम की वे रणनीतियां हैं जिनका शिक्षक एवं विद्यार्थी स्वतंत्र रूप से चयन करते हैं एवं इनके द्वारा प्रभावी रूप से अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। यहाँ शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में रणनीतियों का, स्ट्रेटजीज जो हम फिर अनुदेशनात्मक है इसलिए पूर्व नियोजित होंगी, उनका प्रयोग विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए विद्यार्थी या शिक्षक स्वतंत्र रूप से करते हैं और उसके द्वारा अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। दूसरे शब्दों में विद्यार्थियों की आवश्यकता, पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की प्राप्ति एवं कक्षा स्थिति की मांग के आधार पर शिक्षक द्वारा किया गया शोधन या रूपांतरण ही कक्षागत अनुदेशनात्मक रणनीति कहलाती है। यहाँ हम बात करते हैं कि इन तीनों उद्देश्यों के आधार पे, तीनों उद्देश्य हमारे कौन से हैं? शिक्षार्थियों की आवश्यकता, पाठ्यक्रम के उद्देश्य, कक्षा स्थिति की मांग, इन तीनों के आधार पर एक शिक्षक के द्वारा अपनी कक्षागत परिस्थितियों का जो रूपांतरण किया जाता है वही कक्षागत अनुदेशनात्मक रणनीति कहलाती है। कक्षागत अनुदेशनात्मक रणनीतियों के सामान्य अर्थ को समझने के बाद में हम ये लेते हैं कि ये रणनीतियां होती कौन कौन सी हैं जिनको ध्यान में रखते हुए या जिनका हम चयन करके अपनी कक्षागत परिस्थितियों को सही करते हुए या उनका प्रयोग करते हुए वांछित व्यवहारगत परिवर्तन प्राप्त कर सकते हैं। तो हम अब यहाँ पे इन रणनीतियों के प्रकारों को देखेंगे कि ये कितने प्रकार की होती हैं। कक्षागत अनुदेशनात्मक रणनीतियाँ मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, एक तंत्रीय शिक्षण रणनीति और दूसरी है लोकतंत्रीय शिक्षण रणनीति। जिस तरह से हम अपने समाज की व्यवस्था को देखते हैं, शासन की व्यवस्था को देखते हैं या शिक्षण की जब हम स्वरूप को देखते हैं और वहां पर भी हम पढ़ते हैं कि शिक्षण भी एक तंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक या अहस्तक्षेपवादी व्यवस्था से प्रभावित होता है, उसी तरह से ये हमारी रणनीतियां हैं जिनको हम सामान्य रूप से मेथड्स के रूप में भी ले सकते हैं। ये भी एक तंत्रात्मक और लोकतंत्रीय व्यवस्था शिक्षण के रूप में होती है। अब एक तंत्रात्मक या एक तंत्रीय और लोकतंत्रीय शिक्षण रणनीतियों में क्या अंतर होता है, तो हम इसके अंतर को हम स्पष्ट कर लेते हैं ये जानने से पूर्व कि ये होती कौन कौन सी है। तो अगर हम प्रकृति के आधार पे इन दोनों का वर्गीकरण करें या समझने का प्रयास करें तो एक तंत्रीय शिक्षण रणनीति की प्रकृति परंपरागत होती है। परंपरागत से यहाँ तात्पर्य है कि यहाँ पर शिक्षण की उन परंपरागत तरीकों या विधियों का प्रयोग किया जाता है जो प्राचीन समय से चली आ रही है। यानी गुरु शिष्य जो पद्धति हमारी शिक्षण की चली आ रही है, जहाँ शिक्षक को प्राथमिकता दी जाती है, उसी आधार पे या पाठ्य पुस्तक पे जो आधारित होती है उस आधार पर शिक्षण का कार्य करवाया जाता है। उन्हीं रणनीतियों का प्रयोग इसके अंतर्गत होता है।
जबकि लोकतंत्रीय शिक्षण रणनीति आज के आधुनिक परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में प्रयोग में ली जाती है और यहाँ पर आज के समय में होने वाले नवीन जो नवाचार हैं उनका प्रयोग करते हुए रणनीतियों को अप्लाई किया जाता है। अगर हम इनकी प्रक्रिया के आधार पर, रणनीति की प्रक्रिया के आधार पर इनको समझने का प्रयास करें तो एक तंत्रीय शिक्षण रणनीति पूरी तरह से शिक्षक केंद्रित होती है, यानी यहाँ जो भी रणनीतियां अपनाई जाती है या जिन भी विधियों का प्रयोग किया जाता है वो सामान्यतः शिक्षक पर ही आधारित होती है, पूर्ण रूप से शिक्षक पर केंद्रित होती है। जबकि लोकतंत्रीय शिक्षण रणनीतियां पूर्ण रूप से बाल केंद्रित होती है, यानी बालक को ध्यान में रखते हुए यहाँ सभी रणनीतियां अप्लाई की जाती है। यहाँ मैं एक बार बीच में ये चीज दोहराना चाहूंगी कि रणनीतियां मुख्यतः हमारी शिक्षण की विधियों के रूप में ही प्रयोग होती है। तो यदि विधियां और रणनीतियां सामान्य रूप से एक जैसी हो तो हम यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे। एक तंत्रीय शिक्षण रणनीति में शिक्षक का मुख्य रोल होता है, जो हमने अभी पहले भी बात की है, जबकि लोकतंत्रीय शिक्षण रणनीति में वह एक निर्देशक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। इसीलिए मैंने प्रारंभ में भी कहा था कि शिक्षण के अतिरिक्त आज के समय में अनुदेशनात्मक शब्द का प्रयोग अधिक शिक्षण प्रक्रिया के लिए होने लगा है। एक तंत्रीय शिक्षण रणनीति के अंतर्गत कक्षा में जो संप्रेषण का मोड होता है या माध्यम होता है वो एक पक्षीय होता है, यानी क्योंकि शिक्षक केंद्रित ये रणनीति है इसलिए यहाँ शिक्षक ही कक्षा में पूर्ण रूप से सक्रिय रहता है और अपनी बात बताता है। जबकि लोकतंत्रीय शिक्षण रणनीति में ये द्विपक्षीय या बहुपक्षीय होता है, यानी यहाँ बालकों के विचारों को भी बहुत ज्यादा बल दिया जाता है या सुना जाता है। एक तंत्रीय शिक्षण रणनीति का जो वातावरण होता है, यानी कक्षागत जो वातावरण की यहाँ बात है, वो पूर्ण रूप से नियंत्रित होता है। शिक्षक के हाथों में वो पूर्ण रूप से नियंत्रित होता है। शिक्षक जैसा चाहता है वैसा ही उसका नियोजन करता है या उसे चलाता है। जबकि लोकतंत्रीय शिक्षण रणनीति पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है। यहाँ स्वतंत्रता से तात्पर्य ये नहीं है कि बालक स्वतंत्र रूप से अपनी इच्छा अनुसार सारा कार्य करते हैं, हालांकि ये पूर्व नियोजित होती है क्योंकि यहाँ अनुदेशनात्मक रणनीति की हम बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ बालकों को अपने विचार, अपनी चिंता, अपनी समस्याएं रखने की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। इस प्रकार प्रकृति, प्रक्रिया, शिक्षक, संप्रेषण, वातावरण इनके माध्यम से हमने इनके प्रकारों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट किया है। अब हम इनको देखते हैं कि इनके अंदर कौन कौन से रणनीतियां आती हैं, तो इनको हम उदाहरणों के द्वारा देखते हैं। जहां हम एक तंत्रीय शिक्षण रणनीति की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत कहानी कथन रणनीति, व्याख्यान रणनीति, प्रदर्शन रणनीति, ट्यूटोरियल रणनीति आती है। जबकि लोकतंत्रीय शिक्षण रणनीति के अंतर्गत वाद विवाद रणनीति, पर्यवेक्षित अध्ययन रणनीति, अन्वेषण रणनीति, प्रयोजना रणनीति, समस्या समाधान रणनीति, मस्तिष्क विप्लवन रणनीति व भूमिका निर्वाह रणनीति आदि आती है। इसके अतिरिक्त भी कुछ ऐसी रणनीतियां हैं जो कुछ सीमा तक इनसे संबंधित ही है या इन जैसी ही है, जिनको हम ने लिया नहीं, वो अलग अलग नामों से इसके अंतर्गत है। अब हम इनको संक्षिप्त में डिस्कस करते हैं। कहानी कथन रणनीति पूर्ण रूप से शिक्षक केंद्रित रणनीति है, जिसे हम एक तंत्रीय शिक्षण रणनीति के रूप से जानते हैं। यह कहानी कथन रणनीति अधिकांशतः छोटी कक्षाओं के लिए ज़्यादा एप्रोप्रिएट होती है। यह बालक की कल्पना शक्ति के विकास में काफ़ी सहयोग देती है और इससे बच्चों में रुचि जागृत होती है। किंतु यहाँ कहानी कहने का कार्य शिक्षक के द्वारा किया जाता है, इसलिए यह पूर्ण रूप से शिक्षक केंद्रित रणनीति आती है। इसका प्रयोग हम पाठ की शुरुआत करते समय बालकों को अभिप्रेरित करने के लिए, उनमें रुचि जागृत करने के लिए हम उसको कहानी की तरह सुनाकर या उससे संबंधित कहानी लेकर भी प्रयोग कर सकते हैं और पूरे पाठ को भी कहानी के माध्यम से सुनाकर इसका प्रयोग किया जा सकता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि जब कोई ऐसा टॉपिक है, चाहे वो इतिहास से संबंधित है, सामाजिक अध्ययन से संबंधित है या आसपास के वातावरण से संबंधित है, जिसको कहानी के माध्यम से सुनाकर हम बच्चों को समझाना चाहें तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके पश्चात जो दूसरी विधि आती है, रणनीति आती है, वो है व्याख्यान रणनीति या लेक्चर स्ट्रेटजी। इस रणनीति का सर्वाधिक प्रयोग कक्षा के अंतर्गत किया जाता है। ये पारंपरिक रणनीति है और बालक के तीनों डोमेन यानी
संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक तीनों पक्षों को पूर्ण रूप से प्रभावित करती है और अधिकांश कक्षा में इसी का प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। यहाँ पर भी क्योंकि व्याख्यान शिक्षक के द्वारा दिया जाता है, नए संप्रत्ययों को समझाने के लिए दिया जाता है, इसलिए यहाँ यह भी शिक्षक केंद्रित होती है। बालक देखा जाए तो सामान्यतः यहाँ थोड़े न्यूट्रल या निष्क्रिय रहते हैं, ये एक दोष के रूप में भी इसमें देखा जाता है, किंतु नवीन संप्रत्ययों को समझाने के लिए इसकी अधिकांशतः आवश्यकता होती है। तीसरी रणनीति प्रदर्शन रणनीति, इसमें ज़्यादातर ये विज्ञान विषयों के लिए आवश्यक होती है। सामान्य अध्ययन जैसे भूगोल के विषय में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे टीचर किसी चीज़ को किस तरह से बनाया जाता है ये सिखाने के लिए स्वयं प्रदर्शन करता है। यहाँ बच्चों को इस चीज़ के लिए फ्रीडम नहीं होती है कि वो स्वयं ऐसा कार्य करें, इसलिए यह रणनीति भी पूर्ण रूप से शिक्षक केंद्रित होती है। इसके पश्चात हम लेते हैं ट्यूटोरियल रणनीति। इसके अंतर्गत बच्चों की क्षमताओं के आधार पर कक्षा का वर्गीकरण किया जाता है और वर्गीकृत कक्षा बालकों की रुचि, उनकी बुद्धि, उनकी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है और प्रत्येक वर्ग के अंतर्गत एक शिक्षक बालकों के ऊपर कार्य करता है या उन्हें सिखाता है, इसलिए यहाँ पर भी ये पूर्ण रूप से शिक्षक केंद्रित है। दूसरे रूप में हम इसको एक उपचारात्मक शिक्षण रणनीति के अंतर्गत भी जान सकते हैं, जो बालकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है।